गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास, जिसमें हमने समाज शास्त्र के विकास की जो प्रथम अवस्था थी उसको देख लिया था, और आज की वीडियो में हम देखेंगे समाज शास्त्र के विकास की दूसरी अवस्था। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए देखते हैं कि समाज शास्त्र के विकास की जो दूसरी अवस्था है इसमें क्या हुआ था और कैसे हुआ था। 13वीं शताब्दी तक समाज व सामाजिक समस्याओं के संबंध में इसी प्रकार के विचार आते रहेंगे, जिनमें एक ओर दर्शन तथा दूसरी ओर कल्पना पर अधिक विश्वास किया जाने लगा था। पहले समाज में होने वाली सभी घटनाओं का कारण भगवान को तथा अलौकिक शक्तियों को माना जाता था, किंतु अब धीरे धीरे प्रत्येक सामाजिक घटना का कार्य काल संबंध को तार्किक आधार पर समझने का प्रयास किया जाने लगा। समाज शास्त्र के विकास की जो दूसरी अवस्था है, इसमें यह स्वीकार किया जाने लगा कि समाज तथा सामाजिक जीवन जो है वह स्थिर नहीं है, बल्कि अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की तरह इसमें भी परिवर्तन होता जा रहा है। समाज तथा सामाजिक घटनाओं में होने वाले इस परिवर्तन के पीछे कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं, और इस तरह से इस व्यवस्था में सामाजिक विचारों ने धीरे धीरे आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण के स्थान पर वैज्ञानिक विचारों से सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। थॉमस तथा दांते की कृतियों में इस प्रकार का अध्ययन दिखाई देता है। इन विद्वानों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है, यानी जो दांते हैं और थॉमस हैं वह कह रहे हैं, या इनकी कृतियों में यह देखने को मिलता है कि यह लोग मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं तथा समाज को भी परिवर्तनशील मानते हैं। यह विद्वान मानते थे कि परिवर्तन कुछ निश्चित नियमों तथा शक्तियों के अनुसार होता है। धीरे धीरे 45वीं शताब्दी से प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को आधार बनाया जाने लगा था, और अब भगवान तथा कल्पनाओं पर विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा था। अब होने वाली प्रत्येक घटना का आधार भगवान के स्थान पर विज्ञान को माना जाने लगा था। इस अवस्था में प्राकृतिक विज्ञान तथा दर्शन का चित्र अलग अलग हो गया था। यानी समाज शास्त्र विकास की जो दूसरी अवस्था है, इसमें प्राकृतिक विज्ञान तथा दर्शन का जो चित्र था वह अलग अलग हो गया था, और साथ ही समाज की विभिन्न घटनाओं या सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का विशिष्ट तथा अलग अलग से अध्ययन भी प्रारंभ होने लगा था। व्यक्ति का सामाजिक जीवन जो पहले सरल था, अब वह सभ्यता के विकसित होने के साथ साथ जटिल होने लगा था। यानी जो पहले का सामाजिक जीवन था वह बिल्कुल ही सरल था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ या सभ्यता विकसित होने लगी, वैसे वैसे जो सामाजिक जीवन था वह भी जटिल होने लगा था, और जटिल के साथ साथ विस्तृत भी होने लगा था। ऐसे में समाज की विभिन्न घटनाओं एवं पशुओं का अलग अलग एवं विशिष्ट अध्ययन आरंभ होने लगा। सामाजिक जीवन के अलग अलग पक्ष जैसे आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक का अध्ययन अलग अलग दिया जाने लगा। इस प्रकार से अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति हुई थी, और अनेक विद्वान जिनमें मार्क्स हैं, सेंट अगस्टाइन हैं, जॉन हैं, लॉक है, रूसो है, हॉब्स है, मॉन्टेस्क्यू है, आदि का नाम जो है वह उल्लेखनीय है, और इन्होंने समाज व सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा की है। यद्यपि इन विद्वानों ने अपनी कल्पना के आधार पर अपने विचारों को रखा था तथा एक आदर्श तक पहुंचाया था, और यह प्रयास किया था कि यह आदर्श तथा वास्तविकता में अंतर कर पाए, क्योंकि वैज्ञानिक नियमों का जो संबंध था वह वास्तविक चेतना से होता था, आदर्श से नहीं होता था। अतः इन विचारों ने समाजशास्त्र के सिद्धांत में वैज्ञानिकता का अभाव दिखाई देता है। साथ ही इन सामाजिक विचारों के निष्कर्ष जो थे क्रमबद्ध निरीक्षण पर आधारित नहीं थे। हम जानते हैं कि विज्ञान का संबंध जो होता है वह वास्तविक निरीक्षण से होता है, न कि काल्पनिक निरीक्षण से। विभिन्न विद्वानों द्वारा 16वीं शताब्दी में राज्य तथा समाज के बीच अंतर स्पष्ट किया
जाने लगा था। जैसे मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में राज्य को सफलतापूर्वक चलाने के सिद्धांतों को बताया था, और उन्होंने यह भी बताया कि जो ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित है, यानी उन्होंने अपनी पुस्तक में यह सिद्धांत दिया कि यह ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित था। जो प्रिंस था मैकियावेली का, वह ऐतिहासिक सिद्धांतों के आंकड़ों पर आधारित था, और सर थॉमस मूर की जो कृति है यूटोपिया 4545 में लिखी गई थी, यह आदर्श सामाजिक जीवन या व्यवस्था की दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं का वर्णन करती है। एक बीको की पुस्तक है दी न्यू साइंस। इसके अनुसार समाज कुछ निश्चित कानूनों अथवा नियमों के अधीन होता है। इन कानूनों को निरीक्षक द्वारा ही समझा जा सकता है। बाह्य तथ्यों जैसे कि जलवायु व्यक्ति के सामाजिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसका वर्णन मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में किया था। यद्यपि मॉन्टेस्क्यू के विचार अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा अधिक यथार्थ थे, किंतु उन्होंने भी अरस्तु के समान ही यही रूढ़िवादी निष्कर्ष दिया कि जो है वह अवश्य रहना चाहिए। शुरुआत के सामाजिक विचारक प्रमुख रूप से मानवीय विचारधारा के नैतिक पक्ष में रुचि रखते थे, और इनके सामाजिक सिद्धांतों में वैज्ञानिक पक्ष का अभाव दिखाई देता था। इस प्रकार से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में यह कमियां 19वीं शताब्दी के लास्ट तक बनी रही, और इसके पश्चात फ्रेंच दार्शनिक तथा समाजशास्त्र के जो जनक है अगस्त कांट के द्वारा 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र की व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक नींव रखी गई थी। अगस्त कांट ने इस बात को रखा था कि विभिन्न विज्ञानों का जो विकास है वह एक निश्चित क्रम में हुआ है, और इस क्रम विकास में समाजशास्त्र जो है वह सबसे आधुनिक है और सबसे पूर्ण विज्ञान है। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा अगस्त कांट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 में की थी। अब हम देखेंगे समाज के विकास की जो तीसरी अवस्था है वह कैसी थी और इसमें क्या हुआ था। प्राचीन यूरोपीय समाज जो था राजतंत्र पर आधारित था। वह एक परंपरावादी समाज था। आर्थिक व्यवस्था में जो कृषि थी वही भूमि केंद्रित स्थान पर थी, यानी जो कृषि था वह मुख्य स्थान पर था, और समाज में धर्म का मुख्य स्थान था, यानी जो समाज था उसमें जो धर्म था वह मुख्य स्थान पर था, और नैतिक अनैतिक का जो नियम था वह धर्म गुरु अर्थात जो पादरियां थे उनके द्वारा लिया जाता था। समाज में परिवार तथा नातेदारी संबंधों को महत्वपूर्ण स्थान था, यानी जो समाज था उस समय जो परिवार था उसमें नातेदारी की इन्हीं संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान था। राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था, यानी जो राजा था उसको भी धर्म का समर्थन प्राप्त था तथा वह अपने दैवी अधिकारों का प्रयोग करके शासन करता था। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय यूरोप फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। 19वीं शताब्दी में जो यूरोप था वहाँ से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वह परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। और फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोप में 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच वाणिज्यिक क्रांति का वाणिज्यिक क्रांति का एवं वैज्ञानिक क्रांति का समय जो था वह पुनर्जागरण काल कहलाता था। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के पहले का समय था, यानी कि 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच यहाँ पे फ्रांस में एक और क्रांति हुई थी जो कि वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति, जिसको पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता था। इसमें समाजशास्त्र उद्भव हेतु एक पृष्ठभूमि बनी थी। गिलिटिन ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण दो विरोधी विचारधारा के बीच की अंतःक्रिया को माना है। उनके अनुसार जो पहली विचारधारा थी वो 48वीं सदी की विचारधारा है, जिसे प्रगति का विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा को जो मानने वाले
विद्वान थे उनका कहना था कि समाज प्रकृति का एक अंग है, अतः जो प्राकृतिक नियम समाज होते हैं वह समाज पर भी लागू होते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों को उन नियमों को खोजना चाहिए जो समाज को संचालित एवं परिवर्तित करते थे। यानी जो इस विचारधारा के समर्थक थे उनका कहना था कि सामाजिक वैज्ञानिकों को उन नियमों को खोजना चाहिए जो समाज को संचालित करते हों एवं उनमें परिवर्तित करते हों। दूसरी विचारधारा का जो विकास था वो 49वीं शताब्दी में हुआ था और इस शताब्दी के प्रारंभिक काल में जिसमें इस विचारधारा की व्यवस्था का उदय हुआ था वह औद्योगिक क्रांति तथा फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के संक्रमण का दौर शुरू हो गया था। यानी जब यह विचारधारा का उत्पन्न हुआ था उस समय जो फ्रांस था वहाँ पे औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पे संक्रमण शुरू हुआ था और पुराने जो नियम थे जो मूल्य थे वो नए विचारों के स्थान पर नए सामाजिक और नए नियम बनने लगे थे। यानी जो फ्रांस था संक्रमण के दौरान वहाँ पे जो नियम थे जो मूल्य थे वह हट गए और नए सामाजिक नियम बनने लगे, नए सामाजिक मूल्य बनने लगे थे। इस प्रकार से समाज पूरी तरह अवस्थित हो चुका था। ऐसे में समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उनके द्वारा एक व्यवस्था का विकास किया गया और ये व्यवस्था की विचारधारा। अगस्त कांट इन दोनों विचारधाराओं से प्रभावित थे और कांट का मानना था कि जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक घटनाओं का तो वैज्ञानिक अध्ययन करेगा ही, साथ ही उन सभी नियमों तथा शक्तियों का भी अध्ययन करेगा जो समाज में परिवर्तन लाते हों तथा सामाजिक व्यवस्था बनाने में भी योगदान देते हों। जैसा कि आप जान चुके हैं कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन फ्रांसीसी विचारक अगस्त कांट के द्वारा 19वीं शताब्दी में अपनी प्रमुख कृति पॉजिटिव फिलॉसफी में किया गया था। इसलिए अगस्त कांट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। शुरू में अगस्त कांट अंक गणित के छात्र थे किंतु बाद में वह सामाजिक समस्याओं के प्रति इतने आकर्षित हुए तथा 1817 में और 18वीं ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान सेंट साइमन के संपर्क में आए और सेंट साइमन ऐसे विज्ञान को खोजना चाहते थे जिसमें सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके। अगस्त कांटे ने उन्हीं के संपर्क में आकर इन विचारों के आधार पर एक नए विज्ञान की नींव रखी जो आरंभ में कांट ने इस विज्ञान को सोशल फिजिक्स नाम दिया था किंतु बेल्जियम के जो विद्वान थे क्विटलिफ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 1835 में अपनी एक लेख में किया था। अब बाद में कांट ने इस विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी रख दिया था। कांट तत्कालीन सामाजिक घटनाओं की अध्ययन प्रणाली से असंतुष्ट थे और उस समय सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन था वह दार्शनिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया जाता था। कांट एक ऐसे समाज या एक ऐसे विज्ञान की रचना करना चाहते थे जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वास्तव में वैज्ञानिक रूप से करे तथा तत्कालीन दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित न हो। कांटे कहते हैं कि सामाजिक जीवन की जो दशाएं थी वह एकता के सूत्र में बटी होती थी और यह एकता विकास की ओर उन्मुख होती थी और उनके अनुसार सामाजिक जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं जिसमें पहली अवस्था होती है धार्मिक, दूसरी अवस्था होती है भौतिक तथा तीसरी अवस्था होती है वैज्ञानिक। मनुष्य इन्हीं तीनों अवस्थाओं के द्वारा आगे बढ़ता जाता है। जहाँ तक प्राकृतिक घटनाओं और वस्तुओं के चिंतन का प्रश्न है मानव वैज्ञानिक अवस्था को प्राप्त कर चुका था किंतु उसका समाज संबंधी चिंतन अभी भी भौतिक अवस्था में ही था। यद्यपि अधिक भौतिक अवस्था लगभग पूर्ण हो चुकी थी तथा मानवता वैज्ञानिक अवस्था की दहलीज पर था और कांट का दृष्टिकोण आशावादी दिखाई देता था। एक विद्वान है जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक 1848 में समाजशास्त्र को इंग्लैंड में स्थापित कर दिया था। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल 1843 में समाजशास्त्र को इंग्लैंड में स्थापित कर दिए तथा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा इस क्षेत्र में भी बहुत कार्य किए गए थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने
डार्विन के प्रसिद्ध सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रयोग करके समाजशास्त्र में किया, यानी जो डार्विन है वह हर्बर्ट स्पेंसर हैं, वह डार्विन के सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रयोग समाजशास्त्र में किए और स्पेंसर ने कहा कि जीवों के समान ही सामाजिक घटनाएं वस्तुएं भी सरल से जटिल की ओर तथा समग्र से विषम रूप की ओर धीरे धीरे विकसित होती हैं। उनके अनुसार एक साधारण आदिम मानव का विकास वर्तमान के सभी मानव के रूप में हुआ था और जैविक सिद्धांत में स्पेंसर ने समाज को मानव शरीर के समान ही माना है। स्पेंसर के सिद्धांत जिनमें उन्होंने सामाजिक घटना वस्तु वस्तु की जैविक व्याख्या की है 19वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। इसके पश्चात ग्राहम बेल, हाबहाउस, गिडिंग, फूले आदि ने सामाजिक विकास की जो व्याख्या है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से की और इन सभी विचारकों ने स्पष्ट किया कि सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से मानव मन के विकास पर निर्भर है। अगस्त कांटे ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था तथा प्रकृति का विज्ञान कहा था और वह समाज को एक व्यवस्था मानते हैं जिसमें सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस प्रकार अगस्त कांट कहते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न भागों के बीच अंतर है, इन सभी विचारकों ने स्पष्ट किया कि सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से मानव मन के विकास पर निर्भर है और अगस्त कांट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान कहा और वह समाज को एक व्यवस्था मानते हैं जिनमें सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस प्रकार अगस्त कांटे मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न भागों के बीच अंतः संबंध तथा अंतः निर्भरता पाए जाने के फलस्वरूप समाज का अध्ययन समग्र रूप में होना चाहिए जो समाजशास्त्र द्वारा ही किया जा सकता था। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को नियमित करने वाले सामाजिक नियमों को खोजना है, यानी जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक घटनाओं को नियमित करने वाले सामाजिक नियमों को खोजना होता है। अगस्त क्रांति के पश्चात इस्माइल तुर्की ने 1858 से 1947 तक समाजशास्त्र के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य किया था और दुर्की भी समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग अध्ययन करने पर बल देते हैं। वह समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान मानते हैं। सामूहिक प्रतिनिधि तो ऐसे सामाजिक प्रतीक होते हैं जो समाज के अधिकांश लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे विचार, भावनाएं, व्यवहार के ढंग, धारणाएं इत्यादि। एक विषय के रूप में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन येल विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ था और सन था 1836। यानी जो समाजशास्त्र का सबसे पहले एक विषय के रूप में अगर कहीं पढ़ाया गया था तो वह था अमेरिका का येल विश्वविद्यालय और सन था 1836। इसके पश्चात 1889 में फ्रांस में, 1924 में पोलैंड में, 1924 में मिस्र में, 1947 में स्वीडन में तथा श्रीलंका में 1954 में और रंगून में भी 1954 में हुआ था। यानी ये जितने देश बताए गए हैं इन सभी देशों के विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था और ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान आदि में भी समाजशास्त्र को अन्य विषय के साथ मिलकर अध्ययन करना शुरू कर दिया था। देखा जाए तो समाजशास्त्र के विकास में इन समय विश्व के कई देश के विद्वान ने अपना योगदान दिया था। यानी जो समाजशास्त्र का विकास है इसमें विश्व के सभी देशों के या कई देशों के विद्वानों ने अपना योगदान दिया था। जहाँ एक ओर जर्मनी में टॉनिज, रेजर, मार्क्स एवं वीरकांत ने समाजशास्त्र के विकास में अहम भूमिका निभाई, वहीं दूसरी ओर फ्रांस में रूटो, मार्टिन तथा मार्क्स का भी योगदान कम नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लेस्टर, वार्ड, रास, मैकाइवर आदि विद्वान द्वारा समाजशास्त्र के विकास में सहयोग किया गया था और हर्बर्ट स्पेंसर, नील गिन्सबर्ग आदि ने इंग्लैंड में समाजशास्त्र को विकसित किया था। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो समाजशास्त्र के विकास की
चतुर्थ अवस्था है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।